फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज की इस क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का अत्यधिक या अधिअभिदान। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अति अभिदान या अत्यधिक अभिदान मतलब जितने शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक इनविटेशन दिया गया है उससे यदि ज़्यादा संख्या में शेयर्स को परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशंस आ जाएं तो जो कंडीशन अराइज होगी उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो जब यहाँ पर मैंने मीनिंग में भी लिख दिया है आपकी कंफर्ट के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब कोई लोकप्रिय कंपनियाँ अपनी शेयर्स को पब्लिक में इशू करने के लिए अपना प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करती हैं या मैं कहूँ कि पब्लिक को इनविटेशन देती हैं फॉर परचेजिंग देयर शेयर्स और उस जिस संख्या में कंपनी ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी हैं उस संख्या से कहीं अधिक संख्या के लिए शेयर्स को परचेज़ करने के लिए अगर पब्लिक एप्लीकेशंस देती है तो जो ये कंडीशन पैदा होती है, जो ये स्थिति पैदा होती है, इसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अधिअभिदान या हिंदी में इसको अत्यधिक अभिदान भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? मान लीजिए कि कंपनी को शेयर्स तो 10,000 ही इशू करने हैं और एप्लीकेशंस आ गई 15,000, तो क्या किया जाए? क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर से ज़्यादा जारी कर नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि या तो 15,000 शेयर्स जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उनमें सभी अंश जो मांगने वाले लोग हैं उनको यथानुपात या प्रोराटा या अनुपातिक रूप से वितरण कर दिया जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 15,000 शेयर्स मांगने वालों को दिए कितने जाएंगे? 10,000। कहने का मतलब 15 मांगने वाले को 10, 15:10 कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार यदि कोई 30 शेयर्स मांगेगा तो उसको हम कितने देंगे? 20 देंगे। इट मीन्स 1.5:1 के रेशो में ये इस तरीके से आप इसको प्रोराटा बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए कंपनी ने 2,000 शेयर निर्गमित करने हैं और 6,000 शेयर्स को परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशंस आ गई, तो फिर क्या होगा? 2:6 हो गया ना, यानी कि 6 अंशों की डिमांड करने वाले हर आवेदक, हर एप्लीकेंट को केवल 2 ही शेयर्स दिए जा सकेंगे। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं यथानुपात या फिर अनुपातिक आवंटन, प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट शेयर्स का। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई हमारे पास, एक्स्ट्रा मतलब हमने 2,000 शेयर्स इशू करने हैं, हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई 6,000 शेयर्स पर, तो एक्स्ट्रा या जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई इसको लौटाया नहीं जाता, बल्कि इसको हम आगे वाली जो कॉल्स होती हैं अलॉटमेंट या फर्दर जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है उसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्सेस मनी को। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए जबकि इशू करने हैं 10,000। ऐसी स्थिति में कभी कभी कंपनी के डायरेक्टर्स ये भी करते हैं कि कुछ एप्लीकेंट्स को तो उनके द्वारा मांगे गई जितनी भी एप्लीकेशन उनकी आई हैं उनको पूरा का पूरा आवंटन कर देते हैं। कुछ आवेदकों को आंशिक रूप से मतलब कुछ को पार्शियल आवंटन कर देते हैं कि उन्होंने मांगे ज़्यादा, उनको अलॉट कम किए गए, और कुछ एप्लीकेंट्स को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को शेयर्स अलॉट नहीं किए गए उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाता है। ऐसा यथानुपात में भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि कुछ शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई है तो हम अकॉर्डिंगली उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कोई क्वेश्चन के बिना हमको आइडिया नहीं होगा कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसकी जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है ओवर सब्सक्रिप्शन का उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंघवी लिमिटेड जो है 100 रुपये वाले 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स में विभाजित है इसकी पूंजी और 1.5 करोड़ की इसकी ऑथोराइज कैपिटल है। इसमें से कंपनी ने 70,000 शेयर्स को 5% प्रीमियम पर इशू करने के लिए जनता से एप्लीकेशंस इनवाइट किए, जिन पर राशियाँ कैसे कैसे दी थी? 30 रुपये एप्लीकेशन पर, 35 रुपये प्रीमियम सहित। ठीक है, इसके अंदर प्रीमियम जो है वो शामिल है। 5% प्रीमियम का मतलब है 100 रुपये वाला 105 में जारी किया जा रहा है, तो 5 रुपये का जो प्रीमियम है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है 35 में, मीन्स 30 + 5 है। ये 30 रुपया पूंजी का हिस्सा है, 5 प्रीमियम का। 30 फर्स्ट कॉल पे,
यानी कि 30 एप्लीकेशन पर प्लस 30 पूंजी का हिस्सा जो अलॉटमेंट में 60 प्लस 30 फर्स्ट कॉल पर यानी कि 90, और बाकी की राशि कितनी रह गई 100 माइनस 90 10। ओके, तो 10 रुपये आपका फाइनल कॉल पर ड्यू था। 70,000 के लिए एप्लीकेशंस मांगी, लेकिन 1.25 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशंस आ गई। बंटन कैसे किया गया इसको आपको 2 पॉइंट्स में बता रखा है। पहला, 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को बंटन के लिए मना कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि प्रोराटा बेसिस में भी ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ शेयर्स को हम मना कर देते हैं शेयर एप्लीकेंट्स को, और बाकी को फिर हम प्रोराटा बेसिस पर या आनुपातिक आधार पर शेयर्स अलॉट कर देते हैं। फिलहाल 25,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। ओके, और सेकंड पॉइंट में बाकी कितने रह गए 1.25 लाख में से 25,000 को तो वापस कर दिया। 1 लाख एप्लीकेंट्स जो थे बाकी उनको शेयर्स कितने दे दिए गए 70,000, यानी 10:7, यानी हर 10 मांगने वाले को 7 अंश मिल गए। उनकी अधिक आवेदन राशि को हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको बता रहा है 350 शेयर्स का एक होल्डर है जो कि आपको अलॉटमेंट और आगामी जो मांग थी, ड्यूज थे जो नेक्स्ट फर्स्ट या सेकंड कॉल के, उनकी सभी देय राशियां चुकाने में कैपेबल नहीं था। 560 शेयर्स का एक और होल्डर है जो कि फर्स्ट और सेकंड कॉल मनीज़ को नहीं चुका पाया। बाकी सारी राशियां जो है वो ड्यू डेट्स पर प्राप्त हो गई। कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड सेकेंडली आपको कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो भी रेडी करना है, और कंपनी का बैलेंस शीट भी इसमें आपसे पूछा गया है। जैसा कि मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कुछ एक क्वेश्चंस, और इसका जो हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन था वो मैं सारा आपको क्लास में करवा चुकी हूँ। तो हम बात कर चुके हैं कि जब कैश बुक का हम बैंक कॉलम प्रिपेयर करते हैं तो हम उस बैंक से संबंधित कोई भी एंट्री जर्नल में पास नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्टली कैश बुक में ही पास करते हैं। तो देखिए आप इसको हम कैसे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ आपको बताऊंगी। जहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है उसको हम कैश बुक में चढ़ाते जाएंगे, और बाकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है उनको हम जर्नल में पास करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि पहली एंट्री होती है हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हमको 1,25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं एट द रेट ऑफ ₹30 विच इज़ आर एप्लीकेशन मनी। वी विल रिसीव 37,50,000 रुपीज़ एज एप्लीकेशन मनी, राइट। तो सबसे पहले डेट ऑफ रिसीट को टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 37.5 लाख आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी को डेट ऑफ अलॉटमेंट पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो ट्रांसफ़र एंट्री है ये आपको उतने ही शेयर्स के लिए करनी है जितने शेयर वास्तव में निर्गमित किए जाएंगे या किए गए हैं। तो आप जानते हैं कंपनी ने 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी, तो 70,000 इक्विटी शेयर्स पर 30 रुपये के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 21 लाख्स। 25,000 शेयर्स पर हमने रिफंड करा था एप्लीकेशन मनी, तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो आया था बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन उसकी रिवर्स एंट्री कर दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो आप इसको सीधा कैश बुक में चढ़ाएंगे। डेट ऑफ रिफंड, जिस भी डेट को रिफंड किया गया है, डेट ऑफ रिफंड को बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,50,000 क्रेडिट में शो करेंगे। ओके, देन अब आप देखिए कि 25,000 शेयर्स पर तो आपने इसको रिफंड कर दिया, अभी भी 1 लाख मांगने वालों को आपने 70,000 अंश जारी किए, मतलब 30,000 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपया अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा या एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में आया हुआ है, जिसे हमें किस पर एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। अभी देखिए आप इसकी क्या एंट्री पास होगी। अब हम सेकंड जो है अलॉटमेंट कॉल करेंगे। डेट ऑफ अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सारी एंट्रीज 70,000 शेयर्स के लिए ही की जाएंगी। तो 70,000 टू 35 24,50,000 से अलॉटमेंट को डेबिट कीजिए। कैपिटल का पोर्शन 35 में से 30 रुपये आता, अभी आपको ऊपर बताया था, तो 70,000 गुना 30 यानी 21 लाख।
कैपिटल अकाउंट में, और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 5 रुपया प्रति अंश प्रीमियम है, 70,000 गुना 5 3.5 लाख से आप क्रेडिट कीजिएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ओके, अब आपने वो 9 लाख जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रखी है, वील एडजस्ट इट टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो पैसा आपका एप्लीकेशन के साथ आ गया था जिसको आपने एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, और उसमें से जितना आपका कैपिटल का पोर्शन था उसको आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हो अलॉटमेंट की डेट को। तो जो ये 9 लाख आपका एप्लीकेशन के साथ आ गया, इसको आपने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। सो एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू अलॉटमेंट 9 लाख 30,000, यानी 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को आप शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 70,000। सो फॉर द डिफरेंस 30,000 जो शेयर्स आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिन पर आई होगी उनका ये 9 लाख रुपया है। अब आप कीजिए इसको, रिसीव कीजिए अलॉटमेंट मनी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो आप इसको सीधा कैश बुक में चढ़ाएंगे। डेट ऑफ रिसीट जो भी अलॉटमेंट की होगी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आ रहा है आपका 15,42,250। ये कैसे आया, ये वर्किंग नोट का पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं। अभी देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि अलॉटमेंट पर पैसा ड्यू कितना था। 70,000 अंशों पर 35 रुपये के हिसाब से 24,50,000 आपने ड्यू किया। ओके, जिसमें से 9 लाख पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन के साथ। इट मीन्स 15.5 लाख अभी हमारे पास और आने वाला है। देन अब आप ये देखिए कि 350 शेयर्स के होल्डर्स ने जो है वो आपको अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, उनकी कॉल्स इन एरियर है। अब आप ये देखो कि 350 शेयर के तो वो होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने मांगे तो ज़्यादा होंगे तभी उनको 350 शेयर मिले हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि 1 लाख अंशों के धारकों को एप्लीकेंट्स को 70,000 अंश दिए जा रहे हैं। तो इनको 350 शेयर्स मिले, इन्होंने मांगे तो ज़्यादा होंगे, तो इनका कुछ पैसा आपके पास एप्लीकेशन पर एक्सेस में भी आ चुका है। तो उसको हम कैसे ये कैलकुलेट करें कि एक्चुअल में 350 शेयर्स पर क्या 35 रुपये के हिसाब से ड्यू है या कम। तो कम होंगे, कारण इन 350 शेयर्स के होल्डर ने जब एप्लीकेशन मनी चुकाई होगी तो वो कुछ ज़्यादा शेयर्स के लिए चुकाई होगी, तो वो इनका कुछ पैसा पहले से आ रखा है, बाकी इनका कॉल्स इन एरियर होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। इसको आसान तरीका ये है, जब आपने एप्लीकेशन मनी डिडक्ट कर ली तो आपके पास आ रहा है 15,50,000। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपके पास एडजस्ट अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट करी है 9 लाख लेस कर लिया तो 15.5 लाख आ रहा है। 15.5 लाख आपको कितने शेयर्स पर रिसीव करना है, 70,000 शेयर्स पर, तो 350 पर कितना होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आई एम रिपीटिंग द होल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलॉटमेंट पर ड्यू पैसा कितना है, 24.5 लाख, वो निकाल लेना है। फिर आपने एडजस्ट कितना करा, जो आपके पास एक्सेस में आ रखा था 9 लाख रुपया। ओके, 15.5 लाख जो ये आपको रिसीव करना है अभी, ये कितने शेयर्स पर करना है, 70,000 पर करना है। सो व्हाट फॉर 350 के लिए क्या, तो इसको 350 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7750 आपका ये आएगा। इट मीन्स आपको नेट अमाउंट रिसीव कितनी होगी अलॉटमेंट पर, 15.5 लाख में से 7,750 डिडक्ट कीजिए 15,42,250। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इस तरह का पॉइंट होगा तो ये इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका 15,42,250 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसको हमने डायरेक्ट कैश बुक में चढ़ा दिया है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 70,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के हिसाब से। अब जो एक्सेस मनी थी वो सारी की सारी एडजस्ट हो चुकी है। अब आपको फर्स्ट कॉल को फ्रेश जो है फ्रेश तरीके से, नॉर्मल तरीके से आपको ड्यू करना है और रिसीव करना है। 21 लाख आपने ड्यू करा, इसमें से आपका कॉल्स इन एरियर कितना है फर्स्ट कॉल का, उसको भी वर्किंग नोट में मैंने यहाँ बता रखा है। एज इट इज़ गिवन द क्वेश्चन कि आपको टोटल 910 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप इसमें देख सकते हैं। लास्ट में आपको बता रखा था 350 शेयर्स तो अलग थे जिन पर ना तो अलॉटमेंट आई ना फर्स्ट सेकंड कॉल्स आई, और 560 शेयर्स और थे जिनके ऊपर अलॉटमेंट तो आ गई थी लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स नहीं आई थी। तो 350 प्लस 560 टोटल 910 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹30 27,300 आपका फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर्स रहेगा। देन ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज़ पर शेयर है, तो 910 शेयर्स पर 9100 के हिसाब से 9100 टोटल। तो टोटल आपकी कॉल्स इन एरियर यहाँ मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं क्योंकि इसको हमें बैलेंस शीट में एडजस्ट करना होगा। अलॉटमेंट का ऊपर फर्स्ट पॉइंट में निकाला ही था 7750, फर्स्ट और सेकंड कॉल का नॉर्मल तरीके से निकालते हुए 44150 आपका टोटल कॉल्स इन एरियर्स रहेगा। तो फर्स्ट कॉल का 27,300 आप घटाते हुए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, आपने 21 लाख ड्यू किया था, 21 लाख में से आप डिडक्ट कर दो जो भी फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर है, 20,72,700 हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। देन आपको सेकंड कॉल का इसी प्रकार ज्ञात कर लेना है। सेकंड कॉल ड्यू कीजिए 70,000 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 7 लाख, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, और इसमें से कॉल्स इन एरियर्स जो भी हमने सेकंड कॉल का निकाला है 9100, तो आप इसको लेस करते हुए 7 लाख में से 9100 को डिडक्ट करते हुए रिमेनिंग जो अमाउंट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आप कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में आप देख सकते हैं 6,90,900। और इस प्रकार आप बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। क्लोजिंग डेट को 73,05,850 ये आप बैलेंस शीट में शो करेंगे जब हम करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को दिखाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट जर्नल एंट्रीज और कैश बुक का प्रोसेस था। नेक्स्ट अब आप इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट के लिए बिल्कुल सिंपल जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई थी उसी प्रकार से बनेगी। चेंज केवल इतना है कि कॉल्स इन एरियर जो है उसको आपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से लेस कर देना है। कॉल्स इन एरियर जो है वो आपका 44150 जो है अभी हमने कैलकुलेट करा था, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल का लेस कर दीजिए, बाकी कोई चेंज नहीं है, वैसे ही आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम शो कीजिए। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है आपके एसेट्स में, करंट एसेट्स में, उसमें आपको बैंक का ये जो कैश बुक का हमने बैलेंस निकाला है वो आ रहा है आपका 73,05,850, वो दिखाते हुए बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसकी पूरी बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक बार आप इसको खुद से अपने हाथ से सारी एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाकर देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और यदि कोई डाउट हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंशों के हरण से संबंधित जनरल एंट्रीज बताऊँगी। हरण यानी कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।